ओके, तो इस टॉपिक में द चेराज इन द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम में आपको मलयालम भाषा और चेरों के बीच के जो कनेक्शन है उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो अब ये जो चेर वाला एरिया है वो कहाँ पे था? केरला में था। ओके, जो अभी प्रेजेंट डे में केरला है। ओके, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारे इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मलयालम। तो प्राचीन काल में या फिर हमारे इतिहास में देखा जाए तो पहले मलयालम भाषा बोली जाती थी इस एरिया में, और आज भी वही बोली जाती है। तो वहाँ के जो रूलर्स थे, है ना, तो इन लोगों ने मलयालम भाषा से हमको इंट्रोड्यूस कराया। किसके थ्रू? उनकी इंस्क्रिप्शन के थ्रू, क्योंकि उनकी जो इंस्क्रिप्शन है उसमें सबसे पहले कौन सी भाषा लिखी गई थी या फिर बताई गई थी? वो थी मलयालम। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि the rulers introduced the Malayalam language and script in their inscription. In fact, this is one of the earliest example of the use of a regional language in official records in the subcontinent. Okay, अब ये यहाँ जो भी दिख रही है आपको, ये क्या है? An early Kerala inscription composed in Malayalam. मलयालम में जो inscription लिखी गई थी वो दी है। अब at the same time the Cheras also drew upon a Sanskrit tradition, the temple theatre of Kerala. मतलब जो केरला के मंदिर थे, जो थिएटर थे, वो किससे इंस्पायर थे? संस्कृत ट्रेडिशन से इंस्पायर थे। Which tells to this period borrowed stories from the Sanskrit epics. The first literary work in Malayalam dated to about the 12th century are directly indebted to Sanskrit. मतलब जितने भी वहाँ के बोलना चाहिए 12th सेंचुरी में जितनी भी साहित्यिक चीज़ें मतलब डेवलप हुई थी या फिर बनाई गई थी, वो कौन सी भाषा से इंस्पायर होके? वो संस्कृत भाषा से ही इंस्पायर होके या उससे बोरो करके इन लोगों ने बनाई हुई थी, ठीक है। Interestingly enough, 14th century text, the Leela Tilakam, dealing with grammar and poetics, was composed in Mani Pravalam, literally diamond and coral, referring to the language Sanskrit and the regional language. मतलब वहाँ पे क्या हुआ था कि जो लीला तिलकम, जो क्या है, एक ग्रामर और एक काव्य शास्त्र जिसे हम कह सकते हैं, वो है। वो किस शैली या फिर शैली यानी लिखने की एक कला है ना, उसी को हम शैली कहते हैं। तो वो किस इसमें लिखा हुआ था? मणि प्रवलम, यानी वॉज कंपोज इन मणि प्रवलम लिटरली, यानी किस शैली में लिखा गया था? तो उसका नाम था मणि प्रवलम। यानी लीला तिलकम किस शैली में लिखा हुआ था? मणि प्रवलम में लिखा हुआ था। ये आ सकता है एग्जाम में। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डायमंड एंड कोरल्स। डायमंड मतलब हीरा और मूंगा, इसका रियल मीनिंग होता है डायमंड एंड कोरल्स, ठीक है। तो डायमंड एंड कोरल्स रिफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस, ये दो भाषाओं को बताता है। डायमंड एंड कोरल्स कौन सी भाषा? संस्कृत और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, यानी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको यूज करके इसको लिखा गया था। मणि प्रवलम शैली को, मणि प्रवलम शैली में किसको लिखा गया था? लीला तिलकम को। तो ये जो लीला तिलकम है किसे शो करती है? दो लोकल लैंग्वेजेस को, जो संस्कृत और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसको शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट रहेगा आपका रूलर एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। मतलब जो जगन्नाथपुरी, अपने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी काफ़ी सुना होगा, जो बहुत ही फेमस है। तो उस एरिया में जो ट्रेडिशन था उसे हम देखते हैं। In the other regions, regional culture grew around the religion tradition. The best example of the process is the cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name for Vishnu. यानी कि जगन्नाथ किसे कहा गया है? नॉर्मली हम किसे कहते हैं? इसका अर्थ अगर हम देखें या मीनिंग हम देखें तो दुनिया का जो मालिक होते हैं, मतलब एक ही भगवान जिन्हें माना जाता है वो है विष्णु जी, है ना। विष्णु जी को ही यहाँ पे बोला गया है कि वो कौन है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के भगवान है। उन्हीं के लिए जगन्नाथ वर्ड यूज किया गया है। और ये कहाँ पे प्रचलित है? पुरी, उड़ीसा में। टू द डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डायटी। मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने भगवान विष्णु की लकड़ी से, है ना, वुडन क्या बोलना चाहिए, उनकी मूर्ति बनाई थी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो जगन्नाथ जी यानी विष्णु जी की पूजा करते होंगे और उन्हें मानते होंगे।
In the 12th century, one of the most important ruler of the Ganga dynasty, Avantavarman, decided to erect a temple for पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। तो जगन्नाथपुरी में जो पुरुषोत्तम मंदिर है उसका निर्माण करने का किसने सोचा? अनंतवर्मन ने, जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? गंग डायनेस्टी से। तो गंग डायनेस्टी के अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने का सोचा। उसके बाद 1230 में कौन थे? अनंग भीम 3, इन्होंने डेडिकेट किया अपना पूरा किंगडम किसे? भगवान विष्णु को, और ये कहा कि वो क्या है, आज से वो खुद भगवान के क्या है? प्रतिनिधि है या डिप्यूटी है, यानी वो भगवान को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि वो खुद उस वहाँ के राजा होंगे। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा पूरा साम्राज्य है, ये मेरा पूरा जितना भी राज्य है वो भगवान को समर्पित है और मैं सिर्फ भगवान के एक मैसेंजर के तरह यहाँ पे रहूँगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एज द टेम्पल gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matter also increased. All those who conquered Orissa, such as Mughals, the Marathas, and the English East India Company, attempt to gain control over the temple. They felt that this would make their rule as एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। अब चूँकि वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो जनता थी, वो बहुत ज़्यादा जगन्नाथ जी, जो विष्णु जी, उनकी पूजा करती थी। तो वहाँ पे जितने भी रूलर्स हुए, जितने भी लोग वहाँ पे रूल करने के लिए आए, उन लोगों ने इस मंदिर पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि उन लोगों का मानना ये था कि अगर हम इस मंदिर को कंट्रोल करेंगे तो यहाँ के लोग ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, जिनके एग्जाम्पल थे मुगल्स, मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट है द राजपूत एंड ट्रेडिशन। ये आपको थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगा।